नमस्कार बच्चों, मैं विजय। बच्चों, विजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बीएससी फाइनल फिजिक्स पेपर फर्स्ट यूनिट 2 विद्युत आपूर्ति एवं द्विध्रुवी जंक्शन ट्रांजिस्टर, पावर सप्लाई एंड बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसमें हम देखने वाले हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर। बच्चों, आपको मालूम होगा दिष्टकरण क्या है, रेक्टिफिकेशन क्या होता है। बच्चों, प्रत्यवर्ती विभव को दिष्ट विभव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दिष्टकरण कहते हैं। या कह सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की क्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। और इसमें जो उपकरण उपयोग में लाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? दिष्टकारी कहते हैं। आज हम इसी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, पीएन संधि डायोड में अग्रभ्निति में प्रबल धारा प्रवाहित होती है, जबकि पश्चभ्निति में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। हम पीएन संधि डायोड को अर्धतरंग दिष्टकारी में क्या करेंगे? दिष्टकारी की तरह क्या करेंगे? उपयोग में लाएंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? अग्र अभिनति के कारण प्रत्यावर्ती विभव के आधे चक्र में हमको, है ना, दिष्ट विभव और दिष्ट धारा प्राप्त होता है, और शेष आधे चक्र में प्राप्त नहीं होता क्योंकि पश्चभ्निति आ जाता है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम इन्हीं के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन बताएंगे और उसके बाद उसका आंसर भी करेंगे। तो दिमाग में बनाए रखिएगा कि पीएन संधि डायोड के अग्रभ्निति में प्रबल धारा प्रवाहित होगा, पश्चभ्निति में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होता है। ये ध्यान में रखेंगे तो अर्ध तरंग दिष्टकारी पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए आइए आज की क्लास की शुरुआत करें। और देखने के पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। साथ में ऐप विजय सर क्लासेस को भी डाउनलोड कर लेना है। क्यों? क्योंकि इसका पीडीएफ इसी के अंदर आपको मिलना है। ठीक, तो चलिए आइए आज की क्लास की शुरुआत करें। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों, यहां पर क्या दिया है क्वेश्चन में देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल करना है। अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ब्रिज दिष्टकारी, ये सब इसी के अंतर्गत आएगा। दिष्टकारी के अंतर्गत 3 आएगा: अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी और ब्रिज दिष्टकारी। पूर्ण तरंग, ब्रिज, दिष्टकारी, तो बस इसी ढंग से आएगा। देखिए क्वेश्चन का स्वरूप क्या है बच्चों। अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ खींचकर इसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसकी सहायता से पहला, निर्गत धारा का औसत मान, या फिर दिष्ट धारा का औसत मान कहेंगे। दूसरा, डीसी निर्गत वोल्टेज, डीसी मतलब वही दिष्ट है ना, निर्गत वोल्टेज। डीसी निर्गत शक्ति, ठीक है ना। धारा का वर्गमाध्य मूल मान, निवेशी एसी शक्ति, दिष्टकारी दक्षता, प्रतीप शिखर उल्टता, उर्मिका घटक, वोल्टेज नियमन के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये पूछे जाते हैं, उर्मिका घटक, वोल्टेज नियमन। ऐसे नहीं कि सबको एक साथ पूछेंगे, जो पूछेंगे वही बताइएगा। हम तो अभी आपको पूरा ही बताएंगे। अब यहां पर देखिए, अथवा दिष्टकरण क्या है। अभी जैसे कि मैंने बताया कि प्रत्यावर्ती विभव को दिष्ट विभव में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दिष्टकरण कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की प्रक्रिया को दिष्टकरण कहते हैं। उतना ही राइट करना है। अर्धतरंग दिष्टकारी का परिपथ खींचकर इसकी कार्यविधि समझाइए तथा इसकी दक्षता एवं उर्मिका घटक के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए समझते हैं। ये देखिए हमने डायग्राम बना दिया, इसके द्वारा आपको समझाएंगे। तो देखिए अर्धतरंग दिष्टकारी, इसमें क्या करते हैं? ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं।
तो ट्रांसफार्मर में एक दो कुंडली होता है, एक प्राथमिक कुंडली और दूसरा द्वितीय कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली पी, ये देखिए इसमें फेरों की संख्या ज्यादा है, इसमें फेरों की संख्या कम है। ध्यान दीजिएगा इसके हिसाब से, है ना। एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, जानते हो आप। तो चलिए यहां पर बात करते हैं। एक ट्रांसफार्मर लिया जाता है, इस ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली पी के द्वारा निवेशी विभव, ये देखिए निवेशी प्रत्यावर्ती विभव, ऐसा कह सकते हैं इसको, निवेशी प्रत्यावर्ती विभव लिख देता हूं यहां पर, प्रत्यावर्ती विभव, ठीक है। निवेशी प्रत्यावर्ती विभव क्या करते हैं यहां पर, उससे कनेक्ट करते हैं और ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली एस से एक डायोड लगा देते हैं, पीएन संधि डायोड, और उसके साथ लोड प्रतिरोध आर एल जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये लोड प्रतिरोध के द्वारा ही हमको निर्गत विभव, आउटपुट वोल्टेज, यह हमको प्राप्त होता है, ठीक है। निर्गत विभव प्राप्त होता है और यहां से हमको समझिए निर्गत धारा प्राप्त होता है। ये इस तरीके से किया गया है। अब यहां पर देखिए, जब हम क्या करते हैं, देखिए यह हमारा क्या है, निवेशी विभव है। तो निवेशी प्रत्यावर्ती विभव के धनात्मक अर्धचक्र, यहां से यहां तक देखो, 0 से पाई तक, ये ऐसे हमने ओमेगा टी, ये देखो ओमेगा टी, और ये वोल्टेज और धारा में क्या किए हैं, ग्राफ खींचे हैं। अभी तो ये हमारा ये इनपुट है, ये हम देने वाले हैं, याद रखना। तो देखिए ये क्या है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के प्रथम अर्धचक्र, जिसको की कहते हैं धनात्मक अर्धचक्र। ये कौन होता है, धनात्मक, और ये कौन होता है, ऋणात्मक। तो प्रथम अर्धचक्र यहां से हम क्या करते हैं, देते हैं। उस समय ये देखिए क्या होता है, इसका एक सिरा पी जो है धनात्मक होता है, पीएन संधि डायोड का पी सिरा क्या होता है, धनात्मक होता है, और पीएन संधि डायोड का एन सिरा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसको देखना ऊपर को देखिए, प्लस और ये माइनस। तो पीएन संधि डायोड का एक सिरा क्या होता है, धनात्मक होता है, और पी सिरा है ना धनात्मक से जुड़ा होता है, और एन सिरा ऋणात्मक से जुड़ा होता है। ये समझिएगा। आपको मालूम है जब पी धन से और एन ऋण से जुड़ा होता है, तो ये किस में होता है, अग्र अभिनति में होता है। और अग्र अभिनति में हमको क्या मिलता है, यहां पर लोड आर एल में निर्गत विभव प्राप्त होता है, जिससे धारा प्लस से माइनस की ओर, देखिए जिससे धारा आर एल में, लोड प्रतिरोध आर एल में ए से बी की ओर धारा प्रवाहित होता है। यहां हमको निर्गत विभव मिला, आउटपुट वोल्टेज मिला, याद रखिएगा ये इस ढंग से है। तो ये क्या है, प्रथम अर्धचक्र में है। तो ये समझिए आपको प्रथम अर्धचक्र के लिए यहां पर आपको मिल गया, ये देखिए प्रथम अर्धचक्र में आउटपुट मिला, याद रखिएगा बच्चों। आपने पॉजिटिव को दिया था, ये आपको मिला पॉजिटिव, कहने का मतलब प्रबल धारा यहां पर अग्रभनिति में था तो प्रवाहित हुआ, ये अग्रभनिति के कारण मिला। अब हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती निवेशी विभव के द्वितीय अर्धचक्र, जिसको कि हम कहते हैं ऋणात्मक अर्धचक्र, जब ये ऋणात्मक अर्धचक्र देते हैं तो पीएन संधि डायोड के पी सिरा ऋण से या ऋण सिरे से और एन जो है धन सिरे से क्या होता है, कनेक्ट होता है। जब पी ऋण सिरे से और एन धन सिरे से कनेक्ट होता है तो ये क्या होता है, पश्च अभिनति में होता है। और आपको मालूम है पश्च अभिनति में इसमें कोई भी निर्गत विभव प्राप्त नहीं होता, जिसके कारण लोड आरएल में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होता। यानी इसमें देखिएगा, इसमें हमको कोई धारा यहां पर प्रवाहित नहीं मिला। यह हो गया पाई, यह हो गया 2 पाई, ये 0। फिर इसके बाद हम देंगे फिर से पॉजिटिव, यानी नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में प्रथम
माने तृतीय अर्धचक्र समझिए, तो तृतीय अर्धचक्र फिर से धनात्मक है। अब जब तृतीय अर्धचक्र देंगे धनात्मक है तो ये क्या हो गया, पी धन सिरे से और ऋण सिरे में फिर आ जाएगा। जब पी धन सिरे से और ऋण सिरे से जुड़ेगा, इसका मतलब फिर से प्रबल धारा यहां पर प्रवाहित होगी लोड आरएल में ए से बी की ओर, और हमको यहां पर फिर से प्रत्यावर्ती सॉरी दिष्ट यानी क्या मिलेगा, हमको धारा मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, ये 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, और इधर ये हो गया 4 पाई। तो इसमें प्राप्त हुआ, बढ़िया से बना लीजिएगा आप। फिर से हम निगेटिव देंगे तो फिर से क्या होगा, ये क्या हो जाएगा फिर से, यानी इसमें पश्चवनति हो जाएगा, और जिसके कारण कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगा, कोई भी विभव प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार देखिए, पीएन संधि डायोड में आधे चक्र में तो धारा और वोल्टेज मिल रहा है, शेष आधे चक्र में नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कहा जाता है, और इसके लिए उपयोग करते हैं पीएन संधि डायोड को। ठीक, तो यही होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी। आया बच्चों समझ में, मैंने जो बताया इसको मैंने लिख दिया है। ठीक है, और इसका हम लोग फिर से क्या निर्गत धारा औसत मान प्राप्त करेंगे, तो ये मैंने ये पूरा जो है यहां पर लिख दिया। देखिए, प्रत्यावर्ती विभव को दिष्ट विभव में बदलने की प्रक्रिया को दिष्टकरण कहते हैं तथा प्रयुक्त उपकरण को दिष्टकारी कहते हैं, मैंने बताया। कार्य प्रणाली में मैंने कहा कि इसमें ट्रांसफार्मर की सॉरी प्राथमिक कुंडली पी के सिरों के बीच निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है, तथा द्वितीय कुंडली एस के सिरों के बीच, है ना, पीएन संधि डायोड तथा लोड प्रतिरोध आरएल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। लोड प्रतिरोध आरएल के सिरों पर निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है, याद रखिएगा। अब हम यहां पर निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के आधे चक्र में पी धनात्मक तथा एन ऋणात्मक विभव पर होता है, आपने देखा तथा यहां पर निर्गत विभव प्राप्त होता है, क्योंकि माने अग्रवृत्ति है, और एवं लोड आरएल में धारा ए से बी की ओर प्रवाहित होती है। निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के शेष आधे चक्र में पी ऋणात्मक विभव पर तथा एन धनात्मक विभव पर होता है, तथा निर्गत विभव प्राप्त नहीं होता एवं लोड आरएल में धारा प्रवाहित नहीं होती। इस प्रकार संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी की भांति कार्य करता है, बस यही इसकी विधि है। अब देखो, यदि इसमें निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ध्यान दीजिएगा, यदि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज V0 इज इक्वल V0 सॉरी V इज इक्वल V0 साइन ओमेगा टी है, ठीक है ना, यह हो गया। तब डायोड धारा, या इसको दिष्ट धारा भी कह सकते हैं, यह होता है, देखो आईडी धारा मतलब क्या होता है, वोल्टेज बटे प्रतिरोध। अब देखिए, लोड का प्रतिरोध आरएल है और डायोड का प्रतिरोध हम मान लेते हैं स्मॉल आरडी, तो कुल प्रतिरोध क्या हो गया, आरडी प्लस आरएल, और हमारे पास वोल्टेज क्या है, V0। ठीक है, ये शिखर मान है इसका, V0 अपान ये हो जाएगा स्मॉल आरडी, प्लस आरएल, और इधर हो जाता है क्या, साइन ओमेगा टी, जहां आरएल क्या है, लोड प्रतिरोध, ठीक है ना, तथा आरडी स्मॉल आरडी ये होता है बच्चों डायोड प्रतिरोध। अब इसमें देखो, आपने देखा भी, यहां दिखाता हूं मैं, ये देखिए 0 से पाई में ये क्या हो रहा है, हमको मिल रहा है धारा, और पाई से 2 पाई में नहीं मिल रहा है क्या, तो ये किसको शो कर रहा है, यानी आईडी और ओमेगा टी के बिटवीन हमने ग्राफ प्लॉट किया है, ये शो कर रहा है ओमेगा टी को, और ये हो गया आईडी, ठीक है ना, यही तो हम निकाल रहे हैं। तो यहां पर हम देखेंगे,
जीरो इज लेस देन ओमेगा टी, इसको मान लीजिएगा, थीटा की जगह क्या है ओमेगा टी, और लेस देन कितना है पाई, तब यहां पर होगा आई डी इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, जहां आई नॉट क्या है, शिखर मान है धारा का, इसका मतलब क्या है वी जीरो अपान आर डी प्लस कितना आर एल। याद रखिएगा बच्चों। जब दूसरा दूसरा मैंने क्या दिखाया आपको, ध्यान देना, दूसरा मैंने दिखाया देखो, पाई से टू पाई, कोई धारा है क्या, कोई विभव है क्या, नहीं है, तो पाई से टू पाई में आइएगा। जब पाई इज लेस देन ओमेगा टी इज लेस देन कितना है टू पाई, तब आईडी क्या है, कंप्लीट जीरो है। आईडी क्या है, जीरो है, बस यही आपको दिखाना है। तो आपके पास ये देखिए आईडी इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी कब आया, आधे चक्र में। आईडी इज इक्वल जीरो कब आया, नेक्स्ट आधे चक्र में या ऋणात्मक अर्ध चक्र में। तो हमेशा धनात्मक में ही मिल रहा है, ऋणात्मक में नहीं मिल रहा है। तो यही इसकी क्या है, कार्यविधि है, कार्य प्रणाली है, बस इसी ढंग से निकालना है। ठीक, अब हमको क्या निकालने के लिए बोला गया, नेक्स्ट हमारा क्या है, निर्गत धारा का औसत मान। चलिए निकालते हैं। निर्गत धारा का औसत मान अथवा दिष्ट मान, मतलब डीसी। तो देखिए बच्चों, लोड प्रतिरोध आरएल में प्रवाहित धारा का औसत मान, या इसको कहेंगे दिष्ट मान। ओके, आपने प्राप्त किया होगा, इसको हम औसत मान के लिए आई एवरेज या दे देते हैं, दिष्ट मान के लिए आईडीसी दे देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो वक्र है, ध्यान देना, ये कौन वक्र है, आईडी डब्ल्यू टी वक्र। आईडी डब्ल्यू टी वक्र के एक चक्र में, एक चक्र मतलब ये पूरा हो गया, तो एक चक्र में तो यही हुआ, एक चक्र में डब्ल्यू टी अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल बटे इसका आधार। कहां से आधार है भाई, जीरो से टू पाई, ये बता देता हूं मैं यहां से, इसका आधार कहां से कहां, ये जीरो से टू पाई, तो इसीलिए तो कह रहे हैं ना, तो ये हमको ये बस मिला, इसमें तो कुछ नहीं मिला, तो यही इसका क्या होगा, औसत मान होगा, दिष्ट मान होगा। तो चलिए आइए आगे देखें क्या मिल रहा है आपको, ध्यान दीजिएगा, सब समझिए। तो हम कहेंगे आई डी ओमेगा टी वक्र द्वारा एक चक्र में डब्ल्यू यानी ओमेगा टी कहो, डब्ल्यू टी, ओमेगा टी अक्ष द्वारा घिरे, यह लिख देते हैं क्षेत्रफल। अब औसत है तो उसका आधार कहां से कहां, जीरो से टू पाई। ठीक, अब इसमें हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा आईडीसी या आईएवी, इसमें देखिए सबसे पहले आपने देखा, ये देखो पहला जीरो से पाई, फिर पाई से टू पाई, दोनों देंगे ना, तो जीरो से पाई, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिया पहला जीरो से पाई, धारा बहने वाली धारा आईडी, और इसको हम कहेंगे डी ओमेगा टी। ये देखिए जीरो से पाई आईडी डी ओमेगा टी, प्लस सेकंड क्या है, पाई से टू पाई आईडी डी ओमेगा टी। देखिए हम लोग जब इंटीग्रेट करते हैं
तो भाई इसका एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष के लिए डीएक्स लेते हैं, तो यहां पर ओमेगा टी अक्ष है, तो हम डी ओमेगा टी ले रहे हैं। डिवाइडिंग बाई आधार के लिए कहां से कहां गए आप, 0 से 2 पाई गए, तो 0 से 2 पाई और ये आ जाएगा डी ओमेगा टी। याद रखिएगा बच्चों, आपको मालूम है इंटीग्रेशन डीएक्स का क्या होता है, एक्स होता है, बस उसी बेस पर इसको एक्स समझिएगा और उसी बेस पर इंटीग्रेट कीजिएगा। अब यहां पर बात करेंगे, चूंकि पाई से 2 पाई के बीच कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है ना, चूंकि पाई से 2 पाई के बीच आईडी इज इक्वल कितना है, 0, तथा हम यहां पर निकाल लेते हैं इसको डायरेक्टली, 0 to 2 पाई, ये डी ओमेगा टी का वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। तो इसका वैल्यू कितना आपके पास आया, डीएक्स का एक्स होता है तो इसका ओमेगा टी हो गया 0 to 2 पाई। तो ये इस ओमेगा टी पूरे पर रहेगा भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपने पाया कितना 2 पाई। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आईडीसी इज इक्वल मिलेगा, ये देखिएगा यहां पर देखो आईडी का वैल्यू कितना है हमारे पास, आई नॉट साइन ओमेगा टी है, बिल्कुल है, तो हम इसको रखेंगे, तो हमारे पास 0 to पाई आया, आईडी के जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा डी ओमेगा टी। याद रखिएगा बच्चों। और सेकंड देखिए प्लस, ये हमारे पास 0 है, पाई से 2 पाई में आईडी हमारे पास 0 है, और ये आपको मिल गया डी ओमेगा टी अपान, इसका वैल्यू आधार का वैल्यू हमने निकाला है कितना 2 पाई। बात समझ में आ रहा है ना, समझ है ना, इसी ढंग से करना है। अब ये तो 0 हो गया, तो आपके पास आईडीसी इज इक्वल, मैं इसको ले लेता हूं 1/2 पाई, और इस आई 0 को भी निकाल लेता हूं, आई नॉट को निकाल लेता हूं, कांस्टेंट है, ये आई नॉट बाहर हुआ, और ये आपको मिल गया 0 to पाई। याद रखिएगा बच्चों, आपको मिला साइन ओमेगा टी और ये डी ओमेगा टी, ठीक है ना। अब एक चीज देखो, यहां पर ध्यान दो, साइन एक्स डीएक्स, यानी एक्स की जगह क्या है, ओमेगा टी है, तो साइन एक्स डीएक्स का क्या होता है, माइनस कास एक्स, तो साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी का क्या होगा, माइनस कास ओमेगा टी। यहां पर लिख दीजिएगा, इसको मैं बता देता हूं आपको, सिंस साइन एक्स डीएक्स माइनस कास एक्स होता है, तो सिमिलरली वैसी ये डेफिनिट इंटीग्रल है, तो हम यहां पर क्या लेकर के चलेंगे, आई डी सी इज इक्वल हम लेंगे बच्चों, क्या लेकर के चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, आई नॉट अपॉन 2 पाई। ओके, अब इसके बाद इसमें देखो साइन ओमेगा टी, तो ये क्या गया, माइनस कास ओमेगा टी, और 0 to कितना हो गया पाई। याद रखिएगा, तो आपको क्या करना है, ये 0 to पाई यहां पर अपर लोअर रखना है, तो इनमें से हमने माइनस आई नॉट बाहर, माइनस को बाहर किया अपॉन 2 पाई, और इसके बाद देखिए इसमें का यहां पर हो जाएगा ओमेगा टी की जगह रखना है पाई, पूरा ऐसे नहीं कि टी की जगह रख रहे हो, पूरा ओमेगा टी एक्स है वही, और ये हो गया कास 0। तो आपने देखा कि कास पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चों, कास पाई का वैल्यू -1 होता है, कास 0 का वैल्यू -1 होता है, -1 और -1 कितना हो गया बच्चों, -2 हो गया, और इस तरीके से हमारे पास 2 आई नॉट अपॉन कितना आया, 2 पाई आया, ठीक है ना। आई डी सी का वैल्यू, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आई डी सी इज इक्वल हमको मिला, एक तो हम आई नॉट अपॉन पाई जानेंगे, इसको भी यूज करना है आगे, और दूसरा आई डी सी इज इक्वल हमारे पास हुआ, इसी में आगे बढ़ाएंगे। यहां पर देखिए आई नॉट का वैल्यू आपने क्या माना है, ध्यान देना, वी नॉट अपॉन आर डी प्लस आर एल, यानी वी 0, इसमें आई नॉट का मान रखेंगे, तो V0 ये हो जाएगा बच्चों V0 अपॉन पाई आर डी प्लस आर एल, ये देखिएगा। तो आपने क्या प्राप्त किया, औसत मान या दिष्ट मान, एक तो आपने फाइंड किया आई नॉट अपॉन पाई, और दूसरा आपने फाइंड किया वी नॉट अपॉन पाई आर डी प्लस आर एल। आया बच्चों समझ में। चलिए आगे बात करें,
आगे हमको नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, एक एक करके देखते जाते हैं। देखिए डीसी निर्गत वोल्टेज, दूसरा, ये पहला है, दूसरा डीसी निर्गत, डीसी को दिष्ट कहते हैं, वोल्टेज। बच्चों एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप वोल्टेज के बारे में क्या जानते हैं? V इज इक्वल आई आर, आपने पढ़ा। तो हम यहां पर निर्गत दिष्ट वोल्टेज के बारे में क्या जानेंगे? इसको लिख देंगे ईडीसी। आई के जगह क्या हो जाएगा? आईडी, और आर के जगह टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध हमारे पास स्मॉल आर डी प्लस कैपिटल आर एल है। ये कंप्लीट आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? आपने पढ़ा है ना, V इज इक्वल आई आर, ई इज इक्वल आई आर, ओम्स लॉ, ओम का नियम, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, I, V इज इक्वल आई आर। हम V और E यूज करते हैं, अलग अलग बताए थे, है ना, पता है आपको, ठीक है, इसके पहले आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो डीसी निर्गत वोल्टेज है, तो है ना, यहां पर हम क्या करेंगे देखिएगा, देखिए लोड प्रतिरोध, आरएल के सिरों पर निर्गत डीसी, है ना, डीसी निर्गत वोल्टेज या दिष्ट, ऐसे लिख लो, दिष्ट निर्गत वोल्टेज या औसत वोल्टेज कह सकते हैं, दिष्ट निर्गत वोल्टेज। इसीलिए क्या लिखेंगे? ई, मैंने अभी बताया, वी की जगह ईडीसी, ये हो गया आईडीसी इनटू प्रतिरोध, ये आरएल। अब यहां पर केवल आरएल क्यों ले? मैं कह रहा था कुल प्रतिरोध, यहां पर आरएल के सिरों पर ले रहे हैं तो केवल आरएल लेंगे। यदि स्मॉल आरडी लेंगे तो वो तो किसका होता है? डायोड का होता है। तो यहां पर आरएल ही लीजिएगा, ठीक है ना। अब आईडीसी आपने मान निकाला है, कितना है भाई आपके पास आईडीसी? ये देखो, ईडीसी, आईडीसी का मान रखिएगा यहां से वी नॉट या वी जीरो अपान पाई आर डी प्लस आर एल इंटू कैपिटल आर एल। यदि हम यहां से, एक तो ये हो गया, यहां से ईडीसी पाई, यदि आर एल कॉमन निकाले तो 1 प्लस, इनमें से आर एल कॉमन निकाल रहे हैं हम, आर डी अपान आर एल होगा, और ये आर एल आ जाएगा इंटू आर एल। इस आर एल को मैं कैंसिल कर देता हूं, तो हमारे पास क्या बचेगा? ईडीसी इज इक्वल वी नॉट अपान पाई 1 प्लस आर डी अपान कितना? आर एल, अरे सॉरी, कैपिटल आर एल। बात समझ में आया? बस इसी ढंग से करते जाना है, ठीक है ना, ये समझ गए। अब चलिए आगे क्या निकालना है। निर्गत डीसी शक्ति, ठीक है ना, वोल्टेज हो गया शक्ति, डीसी निर्गत शक्ति। नेक्स्ट है तीसरा, दिष्ट लिख देते हैं, निर्गत शक्ति। देखो आप शक्ति पढ़े हो, क्या क्या पढ़े हो? P इज इक्वल आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल वी टी, यही पढ़े हो ना। तो इसके बेस पर हम दे सकते हैं, यानी यहां पर क्या हो जाएगा? P इज इक्वल आई डीसी का स्क्वायर इंटू आर एल, ठीक है ना। तो चलो देते हैं, उसी के हिसाब से देंगे, ठीक है ना। देखिए लोड प्रतिरोध,
आरएल के सिरों पर दिष्ट निर्गत शक्ति, यानी पावर के लिए पी लेते हैं तो पीडीसी कह दो चलो। और मैंने कहा था, ये देखो आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, P इज इक्वल वी आई, P इज इक्वल आई स्क्वायर आर, पढ़े हो, याद कीजिएगा। तो इसी के हिसाब से ये हो जाएगा आई डी सी स्क्वायर इंटू कितना हो गया आर एल। ठीक, चलो मैं इसको साफ कर देता हूं बच्चों, ये आपने पढ़ा है कहीं ना कहीं, देखिएगा। अब हमारे पास आईडीसी क्या है, देखिए हम भाई आईडीसी को एक तो ऐसा भी लिख सकते हैं और एक ऐसा भी लिख सकते हैं, तो जैसा भी लिखे आई नॉट अपन पाई लिख दीजिए। चलिए, तो ये हमारे पास पीडीसी इज इक्वल आया आई नॉट अपान कितना पाई ये स्क्वायर आर एल। तो इसमें जो वैल्यू रखना है आप रख सकते हैं। तो ये दिष्ट निर्गत शक्ति है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, वर्ग माध्यमूल मान, धारा का वर्ग माध्यमूल मान। चलिएगा नेक्स्ट हम निकालेंगे धारा का, चौथा है धारा का वर्ग माध्य आरएमएस वैल्यू मूल मान। ठीक है, अब देखिए हम लोग, आपने है ना पढ़ा होगा बहुत सारे आरएल सर्किट है ना, एलसीआर सर्किट, तो उसमें उस टाइप का हम क्वेश्चन पढ़े थे, याद कीजिए, क्लास 12 में पढ़े होंगे, कोई बात नहीं, भूल गए होंगे। लेकिन धारा का वर्गमाध्य मूल के बारे में जानते हो आप, क्या होता है, आई आर एम एस, ये होता है धारा का वर्गमाध्य मूल मान। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यह होता है स्क्वायर रूट आई ए वी का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर में आपने आई ए वी क्या फाइंड किया था, याद कीजिए शुरुआत में, आई डी और ओमेगा टी है ना, वक्र के एक चक्र में ओमेगा टी अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्रफल बटे आधार, बस उसी में चलेंगे। बट यहां पर ये आई स्क्वायर हो जाएगा, याद रखिएगा कैसे लेंगे, देखिएगा। तो हमने पहला लिया था 0 से पाई में, याद कीजिएगा 0 से पाई में आई डी स्क्वायर लेंगे यहां पर। इसका मतलब क्या हुआ कि आई नॉट स्क्वायर, ध्यान देना, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और हम लिखेंगे यहां पर डी ओमेगा टी। बात समझ में आ रहा है, इसमें तो करंट फ्लो हुआ था। दूसरा हमारे पास क्या था, प्लस पाई टू 2 पाई था, इसमें क्या था, ये 0 था, और ये हमारा क्या था, डी ओमेगा टी, याद कीजिएगा। और बेस यानी आधार, इसके लिए हमने क्या फाइंड किए थे, याद करो, इसके लिए हम फाइंड किए थे 2 पाई, या पूरा लिखना है तो 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई डी ओमेगा टी, और डी ओमेगा टी 0 से 2 पाई रखिएगा, 2 पाई माइनस 0 2 पाई पाइएगा। तो इसको हटाते हैं बच्चों, यानी हमको क्या मिला, ये देखिएगा स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर, ठीक है ना, अपान कितना 2 पाई, ये आ गया 0 टू पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये हो गया बच्चों डी ओमेगा टी। अब मैं साइड में आपको कुछ बताता हूं, देखिए जब भी हमको इंटीग्रेट करना होता है तो साइन और कास होता है तो डिग्री 1 लेते हैं, यदि स्क्वायर में होता है, क्यूब में होता है और पावर 4 होता है तो डिग्री 1 में लाते हैं, तभी हम इंटीग्रेट कर पाते हैं। क्योंकि हमको पता है बच्चों साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स होता है और कास एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, बस इतना ही तो जानते हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहां पर जो साइन स्क्वायर यानी एक्स के फॉर्म में सिंस यहां पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल होगा, माइनस में होगा 1 माइनस कास 2x, और इसका इंटीग्रेशन यदि मैं करना चाहूं, यानी इंटीग्रेशन करूं 1 माइनस कास 2x का, तो इसके बेसिस पर आप यहां पर सीख लीजिएगा x और कास 2x का क्या आएगा, साइन 2x, और 2x का अपान 2 आएगा, बिल्कुल ध्यान देना। और हमारा x यहां पर ओमेगा टी है, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए बताया जा रहा है x हमारा क्या है, ओमेगा टी है। तो चलिए आइए हम इसको देखें, आपको क्या मिलता है। हमने देखा
आई आर एम एस इज इक्वल, यहां पर क्या हुआ, आई नॉट स्क्वायर अपान कितना 2 पाई, 0 टू पाई साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस कास 2 थीटा, तो 2 ओमेगा टी, यही बोलेंगे 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी, ठीक है ना, अपान 2, अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ये 2 साइन स्क्वायर के लिए है ना, तो अपान 2 हो जाएगा, तो अपान 2 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा डी ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, चलो अब इनमें से 2 को बाहर कीजिएगा, तो आई नॉट स्क्वायर, ध्यान देना, अपान कितना 4 पाई हुआ, इसका मैं इंटीग्रेट करूंगा तो 1 का हो गया कितना, इसके हिसाब से ले रहे हैं डी ओमेगा टी, तो 1 का हो गया ओमेगा टी, माने एक्स या थीटा की जगह हमारे पास ओमेगा टी है, और कास 2 ओमेगा टी का कितना हो गया बच्चों, साइन 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा टी का 2, ये ध्यान रखिए ओमेगा टी एक ही है, थीटा की जगह बैठा है, एक्स की जगह बैठा है, तो उसको वैसे रखिए, तो 2 बस आएगा नीचे डिवाइड में, और ये आपको मिल गया 0 टू कितना पाई। याद रखिएगा बच्चों, आपने फाइंड किया आई नॉट स्क्वायर अपॉन कितना 4 पाई, इसमें रखिए, इसके जगह में पाई रखेंगे, साइन कितना हो गया 2 पाई, अपॉन कितना हुआ 2, माइनस 0 रखिएगा तो 0, साइन 2 इंटू 0 बाई कितना 2। ये देखिएगा बच्चों, क्या फाइंड किया आपने, देखो आपको मिला आई नॉट स्क्वायर 4 पाई, यहां पर मिल गया 2 पाई साइन 2 पाई 0, तो केवल मिलेगा पाई, ये 0 मिला, और बाकी तो सब 0 है ही, ये देखो, तो ये पाई और ये पाई कैंसल, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4, तो आपने फाइंड किया, इधर लिख देते हैं, आई आर एम एस आई नॉट बाई 2, ठीक है ना, और इसके लिए आपने आई आर एम एस आई नॉट कितना है वी नॉट अपान कितना 2 आर टी प्लस कितना आर एल, ये होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, याद रखिएगा बच्चों, बहुत बढ़िया है, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार समझ गए औसत निकालें तो बस उसी का तो करना है, यहां पर स्क्वायर में किए हैं भाई, हम 0 से पाई, पाई से 2 पाई ही ले रहे हैं, 0 से पाई में धारा प्रवाहित हो रहा है, 0 से पाई से 2 पाई में धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, इसलिए पूरा 0 हो गया, ठीक, बस इसी ढंग से कैलकुलेशन करना है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिएगा, निवेशी एसी शक्ति, पांचवा, निवेशी एसी शक्ति, ठीक है, तो शक्ति के लिए तो परिभाषा वही है, ठीक है ना, देखिए परिपथ में ट्रांसफार्मर द्वारा निवेशी एसी शक्ति अभी शक्ति का डेफिनेशन आपने देखा था, तो यहां पर हम लिखेंगे पी एसी, जब पूरा ट्रांसफार्मर के द्वारा दिया जाता है तो ये होता है आई आर एम एस, आई स्क्वायर आर बोला था, लेकिन यहां पर देखिए पूरा ट्रांसफार्मर के द्वारा है, तो ये आपके पास कुल प्रतिरोध आएगा, याद रखिएगा बच्चों। अब इसका मान हमारे पास कितना है, आई आर एम एस का मान कितना है, आई नॉट बाई 2 है, आई नॉट बाई 2 का स्क्वायर आर डी प्लस आर एल, तो ये आपने प्राप्त किया पी ए सी आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 आर डी प्लस कितना आर एल, ठीक है, तो बस इसी ढंग से फाइंड आउट करना है, मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या निकालना है नेक्स्ट, अब निकालना है दिष्टकारी दक्षता,
दिष्टकारी दक्षता। चलिए दिष्टकारी दक्षता देखते हैं बच्चों। दक्षता इफिशियंसी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईटा से, आपने पढ़ा होगा। तो दक्षता ईटा इज इक्वल डीसी निर्गत शक्ति, इसको कहेंगे डीसी निर्गत शक्ति बटे एसी, या इसको ऐसे लिख लो, डीसी ऐसे लिख लो, दिष्ट लिख लेते हैं इसको एसी। तो एसी में कौन है? निवेशी है। दोनों के अनुपात को हम दक्षता कहते हैं बच्चों। यानी ईटा इज इक्वल, ये हो गया पी डीसी और ये हो गया पी एसी। इन दोनों का मान रखिए, पीडीसी का मान और पीएसी का मान। तो पीडीसी हमने निकाला है कितना? देखो पीडीसी निकाले होंगे कहीं पर, देखो आई नॉट का स्क्वायर अपॉन पाई, आई नॉट अपॉन पाई स्क्वायर आर एल, ये हो गया पीडीसी, आपने निकाला है, ये देखिए। और पीएसी भी निकाला है, कितना है? आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 आर डी प्लस कितना? आर एल। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा इनमें से आई नॉट स्क्वायर ये फिनिश हो गया, आई नॉट स्क्वायर गया, ठीक है ना। अब ये 4 ऊपर जाएगा तो आपको क्या मिला? 4 आर एल अपॉन पाई स्क्वायर, ये 4 ऊपर गया, पाई नीचे आएगा, आर डी प्लस कितना हो गया? आर एल। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। आगे देखिएगा क्या करेंगे, इसको यह निकाल लेता हूं मैं। इसको हम लेते हैं ईटा इज इक्वल 4 आर एल और ये हो गया पाई स्क्वायर। यहां से आप क्या करो? आर एल को बाहर करो तो 1 प्लस आर डी अपान कितना हो गया? आर एल हो गया बच्चों। तो इनको कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास ईटा इज इक्वल 4 अपान पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस आर डी अपान आर एल। ओके, अब इसका वैल्यू आप देखिएगा, इसका वैल्यू आपको मिलेगा अप्रोक्स 4 अपॉन पाई स्क्वायर इज इक्वल 0.406। ठीक है ना। अब इसको यदि परसेंटेज में बनाएं तो क्या मिलेगा? अप्रोक्स 40.6%। तो यहां से हम इसको राइट कर सकते हैं 0.406 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस आर डी अपॉन कितना? आर एल। ठीक है, अब यहां पर क्या करो, इसको आप क्या दे सकते हो? ध्यान देना बच्चों, ईटा इज इक्वल 40.6% डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर डी अपॉन आर एल। अब इसमें देखें, यदि आर डी इज लेस देन कैपिटल आर एल, ठीक है ना, तब हमको क्या मिलेगा? यहां पर ईटा इज इक्वल 40.6% डिवाइडिंग बाई 1, ये तो छूट गया, छोटा है तो, यानी आपको मिला 40.6%, ये इसकी दक्षता है। लेकिन यदि दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं, यानी आर डी इज इक्वल आर एल है, तब हम यहां पर इसकी दक्षता बता सकते हैं 40.6 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस 1 इज इक्वल, परसेंट है ना, ये हो जाएगा 40.6 डिवाइडिंग बाई 2, दैट इज हमको मिलेगा 20.3%। तो ये इसकी दक्षता है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद क्या निकालना है देखते हैं, ये सब ध्यान देते जाइए, प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इसका हम पीडीएफ जो है एपीजेसर क्लासेस में अपलोड कर देंगे फ्री मटेरियल के अंतर्गत। आप मोबाइल में देखेंगे, कॉर्नर में 3 लाइन दिखेगा, उसको क्लिक कीजिएगा, फ्री मटेरियल आएगा, उसको क्लिक कीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, आपको और क्या निकालना है भाई, इसमें देख लेते हैं। हाँ, प्रतीप शिखर उल्टता क्या होता है भाई? ये देखिए पश्चवनीति में होता है ये प्रतीप
शिखर उल्टता, प्रतीप शिखर उल्टता, ये हमको बताना है। ठीक है, देखिए बच्चों, दिष्टकारी परिपथ में प्रत्यवर्ती विभव के आधे चक्र में डायोड अग्रभनीति में होता है और शेष आधे चक्र में डायोड जो है पश्च अभिनीति में होता है। तो पश्च अभिनीति में जो अधिकतम शिखर वोल्टेज होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रतीप शिखर उल्टता कहते हैं। ठीक है, PIV इसको क्या कहते हैं? PIV कहते हैं, याद रखिएगा। तो यहां पर लिख देते हैं, चूंकि दिष्टकारी परिपथ में प्रत्यावर्ती विभव के आधे चक्र में डायोड किसमें होता है बच्चों? अग्र अभिनति में, तथा शेष आधे चक्र में डायोड पश्च अभिनति में होता है। और इसी पश्च अभिनति में डायोड के सिरों पर पश्च अभिनति में डायोड के सिरों पर अधिकतम विभवांतर को प्रतीप शिखर उल्टता। ठीक है, इसको कहते हैं PIV। ठीक है, और देखिए, अर्ध तरंग दिष्टकारी में प्रतीप शिखर उल्टता जो है आरोपित वोल्टेज के या आरोपित विभवांतर के शिखर मान के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, क्या बोला? अर्ध तरंग दिष्टकारी में प्रतीप शिखर उल्टता आरोपित प्रत्यावर्ती विभव के शिखर मान के बराबर होता है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं PIV इज इक्वल होता है बच्चों, याद रखिए, तो यही प्रतीप शिखर उल्टता है। ऐसे एग्जाम में सब नहीं पूछे जाएंगे, जो पूछेंगे वही बताइएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए, और क्या बच गया इसके बाद? उर्मिका घटक और वोल्टेज नियमन, दो चीज बचा है। चलिए देखें उर्मिका घटक। उर्मिका घटक, देखिए बच्चों, अर्ध तरंग दिष्टकारी में धारा जो है पूर्ण रूप से बदलने के बाद धारा जो है पूर्ण रूप से DC नहीं होता। उसमें माने ये धारा का मान स्थिर नहीं होता, कुछ
एसी धारा भी होता है, ठीक है। तो हम इन्हीं को यहां पर क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। और इसी को यहां पर क्या कहा गया, देखिए उर्मिका घटक के रूप में क्या निकाला गया। देखिए उर्मिका घटक बराबर होता है एसी वोल्टेज या निर्गत धारा में समस्त एसी घटकों का आरएमएस मान, ये होता है डिवाइडेड बाय निर्गत डीसी वोल्टेज या निर्गत धारा के डीसी घटक का मान। ये देखिए उर्मिका घटक को गामा से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। गामा इज इक्वल, ये देखिए क्या बोल रहे हैं, एसी वोल्टेज या निर्गत धारा में समस्त एसी घटकों का आरएमएस मान, माने उसमें शामिल है। तो इसको हम क्या लेंगे, आई डेस आरएमएस, और ये तो हमारे पास है निर्गत धारा डीसी घटक का मान आईडीसी, ठीक है। और इसी को, ये तो धारा के रूप में, इसी को वोल्टेज के रूप में देखेंगे तो, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ई आरएमएस डेस ईडीसी, ठीक। परंतु हम जानते हैं बच्चों, देखिएगा आईआरएमएस क्या होता है, इसमें शामिल है कौन, आईआरएमएस डेस या स्क्वायर ले लो प्लस आई डीसी स्क्वायर, माने एसी और डीसी दोनों शामिल है इसके अंदर। ये जब हमने दिया, हमने क्या दिया था, इनपुट में आईआरएमएस दिया, तो हमको जो मिला एक तो डिस्क धारा मिला, उसमें शामिल है कौन, आईआरएमएस, ये है। और यहां पर क्या हो जाएगा, हमको तो चाहिए आईआरएमएस डेस स्क्वायर एस इक्वल, हमने ट्रांसफर किया तो आईआरएमएस आईडीसी स्क्वायर। अब इसको आई डेस आरएमएस इज इक्वल रूट आईआरएमएस स्क्वायर माइनस आई डीसी स्क्वायर। अब इसको उठाइएगा, इसके जगह में रखो चलो, तो क्या मिलेगा, उर्मिका घटक गामा इज इक्वल क्या मिलेगा, उसमें रखिए चलिए मान, गामा इज इक्वल मिलेगा, ये हो गया आई आरएमएस स्क्वायर माइनस आईडीसी स्क्वायर अपान आईडीसी। अब एक चीज ध्यान दो, मैं इस पूरे को स्क्वायर रूट के अंदर लिखना चाहता हूं, तो इसको रूट बनाऊंगा तो आईडीसी स्क्वायर हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा भाई। तो गामा इज इक्वल ये हो जाएगा आई आरएमएस स्क्वायर माइनस आईडीसी स्क्वायर अपान, ये हम लिख सकते हैं आईडीसी स्क्वायर, ठीक। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, गामा इज इक्वल होगा, आपको मिलेगा आई आरएमएस स्क्वायर, अब इसके साथ डिवाइड होगा तो 1 आएगा, तो आई डीसी स्क्वायर, और ये हो गया -1, ठीक। आया बात समझ में, ठीक है। अब चलिए इसमें वैल्यूज रखेंगे। हमने आईआरएमएस और आईडीसी क्या निकाला है, देखिए आईआरएमएस निकाला होगा कहीं पर, देखिएगा ये देखिए आईआरएमएस I0/2, और आईडीसी क्या निकाले हो, ये देखिए I0/π, इसको वैल्यू रखें चलो। आईआरएमएस आपने फाइंड किया I0/2, और आईडीसी आपने फाइंड किया I0/π, दोनों का वैल्यू रखो चलो। गामा इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका, I0/2 का होल स्क्वायर, I0/π का होल स्क्वायर। अब इनको I0 स्क्वायर कैंसिल होगा तो आपको क्या मिलेगा, ये देखो पाई ऊपर जाएगा तो π²/4 -1, इसका आप यदि सॉल्व करते हैं, बाहर निकालते हैं तो अप्रॉक्स 1.21 आएगा। इस प्रकार कह सकते हैं
गामा इज इक्वल 1.21 मिला। इस प्रकार अर्ध तरंग दिष्टकारी में एसी घटक डीसी घटक से वन 1.21 गुना ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो डीसी घटक से ज्यादा है कौन? एसी घटक। माने एसी घटक यहां पर देखिएगा क्या था, ज्यादा मात्रा में था, यहां पूर्ण रूप से नहीं मिला। वास्तव में क्या आना था, ये बराबर आना था, नहीं जीरो लगभग आना था, समझो उर्मिका घटक इसका। ठीक है ना। यानी हम कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, इस प्रकार आदर्श दिष्टकारी के लिए उर्मिका घटक क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ठीक। अब एक और बच गया, वोल्टेज नियमन। चलिए देखिए आगे। देखिए बच्चों, वोल्टेज नियमन वह महत्वपूर्ण राशि है, लिख लेते हैं, वोल्टेज नियमन वह महत्वपूर्ण राशि है जिससे दिष्टकारी से प्राप्त निर्गत वोल्टेज की लोड धारा पर निर्भरता का पता चलता है। याद रखिएगा बच्चों। क्या बोला? ये ऐसा राशि है जिससे दिष्टकारी प्राप्त निर्गत वोल्टेज की लोड धारा में निर्भरता का क्या करता है, पता लगाता है, पता चलता है बच्चों। याद रखें, यानी यहां पर वोल्टेज नियमन पूर्ण होने पर देखिए, वोल्टेज नियमन पूर्ण होने पर परिपथ के लोड प्रतिरोध को परिवर्तन करने पर परिवर्तित करने पर भी निर्गत वोल्टेज का मान परिवर्तित नहीं होता। यह महत्वपूर्ण जानकारी याद रखिएगा। ठीक है। निर्गत वोल्टेज में जितना कम परिवर्तन होता है, जितना कम परिवर्तन होता है बच्चों, उतना ही नियमन अच्छा होता है। चलो अब निकालते हैं इसको एक बार और देख लीजिए। वोल्टेज नियमन का महत्वपूर्ण है ना, वोल्टेज नियमन वह महत्वपूर्ण राशि है जिससे दिष्टकारी से प्राप्त निर्गत वोल्टेज की लोड धारा पर निर्भरता का पता चलता है। ठीक। अब वोल्टेज नियमन पूर्ण होने पर परिपथ के लोड प्रतिरोध को परिवर्तन करने पर भी निर्गत वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। निर्गत वोल्टेज में जितना कम परिवर्तन होता है, उसका नियमन यानी
उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, उतना ही नियमन अच्छा होता है, याद रखिएगा। ठीक, अब चलिए इसको निकालते हैं। वोल्टेज नियमन बराबर लोड के अनुपस्थिति में, लोड के अनुपस्थिति में निर्गत वोल्टेज माइनस लोड के उपस्थिति में निर्गत वोल्टेज बटे, ये होता है बच्चों लोड की उपस्थिति में निर्गत वोल्टेज। निर्गत वोल्टेज, ठीक है, ये हमको निकालना है। चलिए देखिए, हम लोग निर्गत वोल्टेज प्राप्त किए हैं ईडीसी। आइए उसी पर पहले देख लेते हैं ईडीसी क्या है। यहीं पर आपने निकाला है ईडीसी। ये देखिए, ईडीसी इज इक्वल वी नॉट अपॉन पाई चूंकि हम जानते हैं, अभी देखें, ईडीसी इज इक्वल वी नॉट अपॉन पाई 1 प्लस आर डी अपॉन आर एल। अब इसको देखो, आर डी इज लेस देन आर डी इज लेस देन कितना, आर एल। अर्थात कहेंगे आर डी अपॉन आर एल इज लेस देन 1। बच्चों आपने बाइनोमियल थ्योरम जानते हो, द्विपद प्रमेय जानते हो। द्विपद प्रमेय, यदि x इज लेस देन 1 तो 1 प्लस एक्स पावर -1 क्या होता है, 1 माइनस एक्स होता है। यदि मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, सीधा सी बात, ईडी डीसी है, सॉरी ईडीसी, ये आ जाएगा वी नॉट अपॉन पाई। अब ये ऊपर जाएगा तो पावर -1 आएगा और बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, यानी ये इसको नीचे से ऊपर ले जाइएगा, माइनस आएगा। बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय लगाइएगा तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस आर डी अपॉन क्या लिख सकते हैं, आर एल। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको अंदर ले जाओ चलो, तो ईडीसी हमको मिला वी नॉट अपॉन पाई माइनस वी नॉट अपॉन पाई आर डी अपॉन कितना, आर एल। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, ईडीसी इज इक्वल, ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन पाई माइनस वी नॉट पाई आर एल। और ये आपके पास आ गया आर डी, तो ये आईडीसी का वैल्यू है। तो वी नॉट अपॉन पाई ये हो जाएगा आईडीसी इंटू आर डी। याद रखिएगा बच्चों। ठीक, अब यहां पर देखो, लोड की अनुपस्थिति में निर्गत वोल्टेज, लोड की अनुपस्थिति में, इसका मतलब क्या हुआ, आर एल इज इक्वल इन्फिनाइट हो जाएगा और आई डी इज इक्वल क्या हो जाएगा, आई डी सी इज इक्वल, ये हम जानते हैं वी अपॉन पाई इन्फिनाइट, इसका मतलब ये हो जाएगा 0। तो हमें क्या मिला, लोड की अनुपस्थिति में एडीसी इज इक्वल वी नॉट अपॉन पाई मिला, और लोड की उपस्थिति में ये पूरा मिलेगा, उपस्थिति में ये ईडीसी, ये वी नॉट अपॉन पाई आईडीसी माइनस कितना हो गया, इंटू कितना हो गया, आरडी। अब इन दोनों वैल्यूज को यहां रखो, इसमें रखिए, तो वोल्टेज नियमन तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज नियमन लोड की अनुपस्थिति में आपने क्या पाया है, वी नॉट अपॉन पाई माइनस लोड की उपस्थिति में आपने क्या पाया है, पूरा वी नॉट अपॉन पाई माइनस आईडीसी इंटू आरडी डिवाइडिंग बाई, इसके लिए हो जाएगा वी नॉट अपॉन पाई माइनस आईडीसी
इंटू कितना आरडी। ठीक, अब इसके बाद देखो इनमें से ये कैंसिल करो, चलो ये दोनों कैंसिल हो रहा है तो आपको क्या मिला, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आईडीसी इंटू आरडी डिवाइडिंग बाई वी नॉट अपॉन पाई माइनस आईडीसी। तो ये हो गया वोल्टेज नीमन। इस तरीके से अर्ध तरंग दृष्टिकारी कंप्लीट हुआ बच्चों। आप बड़ा जरूर देख रहे हैं लेकिन पूरे नहीं पूछे जाएंगे। मैंने इसमें कंप्लीट बता दिया हूं अर्ध तरंग दृष्टिकारी का, है ना, दक्षता और उर्मिका घटक एसी डीसी सब निकाल दिए हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पूरा पढ़िए, जब एग्जाम में आएगा तो यदि कार्यविधि है ना पूछा गया तो कार्यविधि तक बताइए, जो पूछा जाएगा उन्हीं को आपको बताना है, लेकिन पूरा पढ़ के जाइएगा। सेम ऐसी ही पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए होगा, सेम ऐसी ही पूर्ण तरंग ब्रिज दृष्टिकारी के लिए होगा। तो इसमें हम एक डायोड यूज किए हैं, है ना, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में 2 डायोड यूज करेंगे, पूर्ण तरंग ब्रिज दृष्टिकारी में 4 डायोड यूज करेंगे। तो ये इस ढंग से है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों मैंने समझाने की कोशिश किया है, आप 1 बार 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा। ठीक, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखें। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसका पीडीएफ एफ विजय सर क्लासेस में अपलोड हो जाएगा, देख लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।